Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. तो जैसा हम सब देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो है हवाई जहाज़ के टिकटों के जो दाम है वो जो है द्वीपवासियों के सर चढ़ कर बोल रही है। ख़ासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त हवाई जहाज़ में यात्रा करना मानो एक कल्पना सी हो गई है। क्योंकि एक आम इंसान आज के डेट में 20, 25, 22, 30 हज़ार देकर अगर एक तरफा मुख्य भूमि जाना पड़े, चाहे वो कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, तो फिर ये तो लगभग नामुमकिन ही है। तो उसी विषय को लेकर हम जो है आज हिंदू राष्ट्रीय शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी के पास आए हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनको इस बारे में क्या कहना है और क्या एक संगठन के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते क्या आपने कोई कदम उठाया है या कुछ सोच विचार की है इस बारे में, ताकि द्वीपवासियों को भी इस बड़ी मुसीबत से राहत मिले। बिल्कुल यामिन जी, जो हालत यहाँ पे टिकट फेयर्स का है अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सेक्टर है, ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही मतलब टेंशन वाला है। क्योंकि आप सिर्फ ये मेडिकल तो एक बहुत बड़ा इशू है ही। मेडिकल पेशेंट्स को मेनलैंड जाना या स्ट्रेचर में उनको लेके जाना, ये तो एक विषय है ही है। प्लस आप ये सोचिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे देश का एक ऐसा एक टूरिज़्म प्लेस है जहाँ पे लोग आना चाहते हैं, लेकिन आप देखोगे कि टूरिज़्म में पैकेज रेट होता है 40,000, 50,000, 60,000, लेकिन वही पैकेज को उन लोग अवेल करने के लिए जब अंडमान में आना चाहते हैं थ्रू फ्लाइट, वो हो जाता है मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो कौन आएगा? तो ये तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे टूरिज़्म सेक्टर को। प्लस आपने जैसा कहा कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, जो भी पेशेंट्स मेनलैंड जाना चाहता है या फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, उनको फोर्सफुली जो है वही रेट देना पड़ रहा है जो आपका जो एविएशन डिसाइड करता है। ये जो फ़्लाइट कंपनीज़ है, ये जो प्लेन का जो भी कंपनीज़ है या फिर जो भी उन लोग डिसाइड कर रहा है ये फ़्लाइट रेट्स को लेके, ये तो कोई भी तरीके से अप्रोप्रिएट है ही नहीं हमारे। सर, बात सिर्फ पेशेंट्स का नहीं है, एक आम इंसान को भी अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो या वो घूमने भी जाना चाहता हो, जैसे आपने अभी कहा कि पर्यटक भी अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो एक पैकेज 60,000 रुपये में मिल जाता है 4 नाइट्स 5 नाइट्स का। लेकिन अगर एक फैमिली यानी कि 4 लोग भी अगर आना चाहे तो एक तरफा टिकट ही 1 लाख हो जाता है, 2 तरफा का फिर 2 लाख रुपये हो जाता है। तो ये तो सोच से भी बाहर है एक आम आदमी के लिए यहाँ पे अंडमान में घूमने आना। फिर वहीं अगर किसी को बिज़नेस पर्पज़ के लिए, अपना छोटा मोटा व्यवसाय के लिए ही सामान लाने के लिए वगैरह अगर उनको मुख्य भूमि जाना पड़े, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, यानी कि बिज़नेस में भी इफेक्ट हो रहा है। और स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, और इस वक्त जो कई सारे बच्चे मुख्य भूमि जो अटके हैं वो अपने माता पिता से मिलने आना चाहते हैं, इन सब बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल, और अभी वेकेशन का टाइम है, अभी आइलैंडर्स को आने जाने का जो है टाइम है ये, और इसी टाइम पे ये एविएशन सेक्टर जो है ऐसा ड्रामा करते हैं। ये अभी का बात नहीं है, ये हर साल का एक मतलब शेड्यूल है इनका, कि जब हमारा मतलब आना जाना ज़्यादा रहता है ये आइलैंडर्स को, तभी इन लोग जो है रेट बढ़ा देते हैं। क्योंकि पता है हमारे पास और ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि शिप में हम लोग 2-3 दिन वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए फ़्लाइट्स का ही अवेल करने के लिए मैक्सिमम लोग जाते हैं। और उनका जो है वो बोलते नहीं है कि एक केज का जैसा है, आपको आना ही है, अगर आना ही है तो आपको रेट उतना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ को लेके जो है हमने काफ़ी बार जो है आवाज़ उठाए हैं और कंसर्न मिनिस्ट्री तक हम लोग बात पहुंचाए हैं। यहाँ तक कि मैं इसको ऐसे भी मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जब अमित शाह जी खुद यहाँ पे आए थे, तब मैं ये फ़्लाइट रेट्स और स्ट्रेचर रेट्स, बेसिकली जो पेशेंट के लिए हम बात किए थे, और ये रिलेटेड जो था वो फ़्लाइट रिलेटेड ही था। मैं उनको रोक के उनके साथ में खड़ा होके जो है ये विषय को मैं डायरेक्ट रखा था। तो ये विषय को लेके जो है आइलैंडर्स और हम जैसे लोग बहुत ही कंसर्न रहते हैं, और इसमें अगर मतलब सूटेबल स्टेप्स ना लिया जाए
तो फिर तो ये मतलब आइलैंडर्स को भुगतना तो पड़ेगा ही। अंशुमन जी, हमने देखा है कि आप कई सारे मुद्दों में बहुत बढ़ चढ़कर आगे आते हो और काफ़ी अपना सहयोग भी देते हो, चाहे द्विपासियों से जुड़े चाहे जो भी मुद्दे हो। अब इस मुद्दे पर भी आपने बोला है तो लोग भी बहुत उम्मीद रखते हैं, तो इस विषय को लेकर आप क्या करने वाले हो? देखिए मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जब तक हम आइलैंडर्स खुद का प्रॉब्लम्स को लेके आवाज़ नहीं उठाएंगे, यहाँ तक कि हमें रोड में भी उतरना पड़ेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर को लेके मैं कुछ 1 साल पहले जो है एक धरना का आयोजन किया था, जिसमें लोग आए थे और इसका एक सकारात्मक एक इफेक्ट भी हुआ है जीवी पंत हॉस्पिटल में। तो देखिए ये पर्पस हमारा सिर्फ लड़ाई करना धरना नहीं रहता है, ये हमारा तरीका होता है कि मुद्दों को जो है सही टेबल पर रखा जाए। तो इस विषय को लेके भी जो है आइलैंडर्स को उतरना पड़ेगा, एक ऐसा मुहिम चलाना पड़ेगा कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट है या कंसर्न जो ऑफिसर है उनके कान तक पहुंचे और स्टेप्स ऐसा लिया जाए कि इसका समाधान हो। ये नहीं कि टेम्परेरीली कुछ कर दिया जाए या एक कवर अप कर दिया जाए, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वैसा ही कि वैसा, तो ये चलेगा नहीं। तो आपके कहने का मतलब है एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए जी इसमें। बिल्कुल निकलना चाहिए। और हमारे आइलैंडर्स के लिए यहाँ पे प्रावधान है सब्सिडीज का। आप देखिए ना, आप जो सब्सिडीज शिप टिकट्स में दे रहे हो, जो कि मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं वेस्टेज जा रहा है। जो शिप में जा रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन आप ये देखिए, आप एक स्टैटिक मतलब एनालिसिस करिए कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग फ्लाइट्स में जा रहे हैं और खास करके आइलैंडर्स लोग ही ज़्यादातर आना जाना कर रहे हैं। तो क्यों ना इसमें हम एक सब्सिडाइज्ड वे में हम इसको सॉल्व करें। हमारे यहाँ पे 75%, 50%, 55% जो है शिप टिकट्स में सब्सिडीज दिया जा रहा है और यहाँ में फ्लाइट्स जो है एक कंडीशन में यहाँ पे आते हैं। सो वो कंडीशन में ये भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मुख्य भूमि से बहुत दूर में है। यहाँ पे हम डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं फ्लाइट्स पर। तो क्यों ना पेशेंट्स के लिए एक सब्सिडाइज्ड वे में टिकट्स का क्या बोले सैंक्शन किया जाए, टिकट्स को अवेल किया जाए। यहाँ का जो आइलैंडर्स है वो जब मेनलैंड जाते हैं या फ्लाइट को लेते हैं तो उसमें भी जो है इनके सब्सिडाइज्ड वे में टिकट फेयर को रखा जाए। तो ये सब चीज़ कब सॉल्व होगा? सब बोलते हैं कि सॉल्व होना है, सॉल्यूशन क्या है ये बताना ज़रूरी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन तो है, हमारे पास टेक्निक्स है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स है ये सोचने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम जैसे लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है, हम जैसे लोगों को थोड़ा आक्रोश दिखाना पड़ता है। शायद आक्रोश या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या रोड ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारी प्रशासन ने इस पर ज़रा से गंभीरता से संज्ञान लिया तो। क्योंकि कई वर्षों से लोगों का मांग है कि कम से कम यहाँ के जो लोकल आइलैंडर्स हैं उनको तो किसी प्रकार की छूट दी जाए। जिस तरीके से जहाजरानी सेवाओं में यहाँ के जो लोकल आइलैंडर्स हैं उनको छूट मिलती है, अगर उसी तरीके से यहाँ के जो आइलैंडर्स हैं उनको मिले तो ये भी एक समाधान का रास्ता होगा। आप सोचिए यहाँ पे टिकट्स रेट्स कम क्यों नहीं होगा? आप दूसरे सेक्टर्स में देख लीजिए इंडिया के, वहाँ के जो एयर फ्यूल है उसका रेट यहाँ पे 50% रेट कम है। उन लोग यहाँ पे आके जो है रिफ्यूलिंग कराते हैं कमती रेट्स में। तो ये हमें क्यों झेलना पड़ेगा भाई ज़्यादा दाम देके? हाँ, यहाँ तो उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे एयरलाइंस या जितने भी फ्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनको तो बहुत ही कम रेट में यहाँ पे फ्यूल्स मुहैया करवाया जाता है। तो उनके तरफ से क्या हमारे आइलैंडर्स के लिए, अंडमान के लिए ये चीज़ नहीं कर सकते कि यहाँ का फ्लाइट रेट्स जो है कंपैरेटिवली अदर सेक्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे थोड़ा कम हो? ये एक लॉजिकल टॉपिक है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अंडमान के लोगों को मिल क्या रहा है सही रूप से? यू मीन द आइलैंडर्स? ये आइलैंडर्स को मिल क्या रहा है? ना इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए, आप जहाँ पे बैठे हो यहाँ पे नियर अबाउट 15 आवर्स से यहाँ पे आपका करंट नहीं है। ऐसे ही हालत 2 दिन से चल रहा है। किसको बोले?
ठीक है। दूसरा, पानी का तो छोड़ दीजिए, अभी बारिश शुरू हो गया है तो पानी का थोड़ा बहुत दिक्कतें कम हो गया है। पर अंशुमन जी, पानी के ऊपर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस साल जो है आपने कहीं पर भी सुना पिछले साल के मुकाबले इस साल आपको कहीं पे भी ऐसी कोई बड़ी समस्या सुनाई पड़ी कि इस बार जो है पानी 10 दिन 15 दिन ऐसे इसमें दिया जा रहा है? नहीं, ये पिछले साल का सबक है जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वाटर डिपार्टमेंट जो है लिए हैं। यहाँ पे कई जगहों पर जो है वाटर रिजर्वर्स बनाया गया है, जो मैं पहले बोला था, कम से कम 8-9 मंथ्स पहले मैं इंटरव्यू में ही बोला था कि जो भी स्टेप्स लिया जा रहा है इससे लगता है कि इस साल हमें उतना दिक्कतें नहीं होगी, और वही हुआ। तो जब तक हम एक सॉलिड स्टेप नहीं लेंगे, जब तक हम कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ को नहीं सोचेंगे, तब तक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सबसे पहले तो है कि कंसर्न पर्सन को वो दिमाग होना चाहिए, वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि भाई हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। सही कह रहे हैं अंशुमन जी। आखिर हम लोगों का द्वीपवासी होने का फ़ायदा ही क्या है? ना हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ना पानी हमें उतनी मात्रा में मिलती है जितना हमें मिलना चाहिए। मानते हैं कि इस साल जो है पानी की समस्या में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, जिसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन वहीं और भी कई सारे वो हैं, यहाँ पे नौकरियों को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है कि द्वीपवासियों के लिए ही यहाँ पे सरकारी नौकरी दी जाए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर तक भी रोज़गार को लेकर यहाँ पे ये आए दिन डिमांड करते हैं कि हम पहले आइलैंडर्स को ही यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाने के लिए दी जाए, मगर वो भी अटका हुआ है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, फिर चाहे आप सड़क कहिए, फुटपाथ कहिए, या ज़मीन देना हो लोकलों को, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं कि जो आए दिन जो है अंडमान के जो लोकल्स हैं, प्री 42 कैटेगरी कहिए, सेटलर्स कहिए, 10 ईयर कैटेगरी कहिए, उनका यही डिमांड है कि आखिर हम लोगों का जो है आइलैंडर, अंडमान के आइलैंडर होने का फ़ायदा क्या है। अब ये फ़्लाइट सेक्टर ही आप ले लीजिए, हाँ, इसमें भी हमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। एक पर्यटक जो घूमने के लिए आता है, एक मेन लैंडर जो अपने काम से यहाँ आता है, या फिर एक गरीब से गरीब अंडमान का आइलैंडर हो, सबको एक ही रेट में ट्रैवल करना पड़ता है। बेशक हम भारत के वासी हैं, हम सब के लिए एक रेट होना, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कई राज्यों में जो है, राज्य के जो सरकार है, उन्होंने अपने अपने स्टेट्स के लिए कुछ कुछ सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारे अंडमान के लिए केंद्र सरकार ने क्या सुविधा दी है? जैसे लद्दाख में कई सारे चीज़ हैं जो सिर्फ लद्दाखियों को मिलता है, वैसे ही हिमाचल के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। लेकिन अंडमान के लोगों को आखिर क्या मिलता है? और अब जब ये हवाई जहाज़ की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, यहाँ की जो जनता है, इनको इतने महंगे टिकट में सफ़र करना नामुमकिन सा है। फिर चाहे वो पेशेंट हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, घूमने जाने वाले, छुट्टियों का समय है, कई सारे परिवार चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा मुख्य भूमि के कोई जगह घूम कर आ जाएं, या चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कंसेशन किसी में भी नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आम आदमी जो 20-25 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये भी महीने का तनख्वाह उसको मिलता होगा, तो क्या वो अपने फैमिली के 4 मेंबर का टिकट लेके मुख्य भूमि जा सकता है? वो भी एक तरफा, रिटर्न में उसको फिर उतना ही पैसे अदा करने पड़ेंगे। इन सब बातों पे नज़र डालने की, इन पे गौर करने की, और इसका कोई ना कोई समाधान निकालने की अत्यंत आवश्यकता है। जी देखिए, ये जो फ़्लाइट टिकट्स का जो मैटर है, ये डायरेक्ट आईपीएनटी जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फ़्लाइट टिकट्स लेके जो कंसर्न है, ये उनके तरफ से भी मुहिम होना चाहिए, क्योंकि आईपीएनटी का मेन मकसद जो है ये आइलैंड का जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म सेक्टर को बेहतरीन करना होता है। और ये बेहतरीन कब होगा? जब पर्यटक यहाँ पे प्रॉपरली आएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा भी टूरिज़्म चलता है यहाँ पे। हम देखते हैं कि कम से कम 100 में से मतलब 25 से 30 गेस्ट्स ऐसा रहते हैं जो फ्लाइट टिकट्स के कारण जो है अपना टूर अंडमान में नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो ये इफेक्ट किसको हो रहा है? ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हो रहा है, ये हमारे रेवेन्यू को हो रहा है। तो ये सब चीज़ लेके एक मतलब ऑल टोटल, मतलब सबको मिला जुला एक स्टेप्स लेना पड़ेगा, और ये एक जेन्युइन स्टेप्स है। यहाँ पे पानी, बिजली, ये फ्लाइट टिकट्स, हेल्थ, ये सब प्राइमरी नीड्स होता है एक हैबिट, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वो वैसे जोन का। तो ये सब चीज़ लेके अगर कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं सोचेंगे तो
क्या फ़ायदा है, आप बोलिए क्या फ़ायदा है ऐसे डिपार्टमेंट्स का, इतने मतलब फंड्स आने का, या फिर इतने लोगों को जॉब देने का, क्या फ़ायदा है? एक और बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ से थाईलैंड की रिटर्न टिकट बुक करते हो तो आप खुद वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए उसका कितना होता है, या फिर अरेबियन कंट्रीज़ के आप टिकट का रिटर्न टिकट आप चेक कर लीजिए, रिटर्न दोनों दो तरफा। वहीं मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जो सदर्न ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ का, भूटान नेपाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन इन जो देशों के मैंने नाम लिए हैं वहाँ का भी अगर आप दो तरफा टिकट, रिटर्न टिकट का अगर आप दाम देखोगे तो यकीन मानिए 20-25 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं अंडमान से हमारे ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक तरफा टिकट का जो रेट है वो कभी कभी 25 हज़ार से भी ज़्यादा होता है। कल जैसे मैं चेक कर रहा था चीपेस्ट फ्लाइट टिकट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू कैलकाटा या पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, तब दिखा रहा था कि 29,700। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन 25,000 के आसपास ही एवरेज इस टाइम पे चल रहा है। मतलब 50,000 रुपीज आपके पास होना है टू एंड फ्रो करने बिल्कुल, के लिए। एक आदमी के लिए। वहीं अगर एक गरीब पेशेंट हो तो वो क्या करेगा? एक पेशेंट होगा, उसके साथ 2 अटेंडर होंगे, तो क्या वे 75,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ अपने परिवारजन को इलाज कराने लेके जाने के लिए? जिनके पास ठीक से नौकरी नहीं होती है, खाने के पैसे नहीं होते हैं, क्या वो 75,000 रुपये लेके मुख्य भूमि जा सकते हैं इलाज करने के लिए? क्या वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं मुख्य भूमि जाकर, क्या वे अफोर्ड कर सकते हैं? सिर्फ टिकट के दामों की वजह से अगर एक बच्चे का भविष्य खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं हम देश में बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे बच्चे मुख्य भूमि जाना चाहते हैं, नेशनल में अपना नाम चमकाना चाहते हैं। उनके भी सपनों पे एक बिंदु सा लग जाता है, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट्स इतने महंगे हैं कि उनके पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। असर बहुत सारे सेक्टर्स में होता है। एक इंसान है, उसको नौकरी मिला है, चाहे आप भोपाल कहिए, उज्जैन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहिए, कैसे जाएगा वो इंसान अगर फ़्लाइट के रेट इतने महंगे हैं? उसे अंडमान में तो नौकरी नहीं मिल रही है, मगर उसने जब ऑनलाइन देखा तो उसे मुख्य भूमि में ये नौकरी मिली। अभी यही 2 दिन पहले मुझे किसी ने कॉल किया था, मेरा जान पहचान ही है, तो वो मुझसे पैसे मांग रहा था कि यामिन जी थोड़ा मेरा फ़्लाइट का टिकट करा दो, मुझे एक नौकरी मिली है, मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ। दिल्ली से फिर वो चंडीगढ़ जाएगा। तो हमने दोस्तों ने मिलकर उसका फ़्लाइट का टिकट का बंदोबस्त किया कि वो जा सके। तो देखिए ये हालत है हमारे द्वीपों में कि लोग मुख्य भूमि जाने के लिए उनको दूसरों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे लोग अपने परिवार वालों का, क्योंकि यहाँ पे तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं नहीं कई सारे बीमारियों के, तो उनको मुख्य भूमि जाना पड़ता है, उनको भी असर होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको असर होता है, जो घूमने जाना चाहते हैं इन छुट्टियों के मौसम में जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। चलिए अभी तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, इस वक्त भी कौन घर में रहना चाहेगा? बच्चों को स्कूल के छुट्टियां घूमना चाहते हैं, क्या वे 2, 2.5, 3 लाख रुपए सिर्फ हवाई जहाज की यात्रा पे खर्च करके जा पाएंगे, जहां उनका पूरा खर्चा ही घूमने फिरने का होटल मिला के 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए होगा, मगर टिकट 2.5-3 लाख रुपए का होगा। हमारे प्रशासन को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और कोई एक ऐसे समाधान पे आना जहाँ पे वो द्वीपवासियों के लिए भी बोझ ना पड़े और एविएशन सेक्टर भी अपना आराम से स्मूथली चलता रहे। जी यामिन जी, आपका जो स्टेटमेंट था उसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा। आप ये सोचिए कि जिन लोग घूमने गए हैं या फिर कोई काम से बाहर गए हैं, सोचिए अभी स्कूल ओपन होने वाला है, ठीक है, अभी वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा मैटर भी हमारे पास आया कि हम यहाँ पे अटके हुए हैं, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी माताजी यहाँ पर है, वो अपने 3 बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेकर गए थे। जब 7,500 हज़ार में उनको टिकट मिला था, अब वो रिटर्न आने में उनको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। अब ये सोचिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑनेस्टी का बात आएगा इसमें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टिकट फेयर के वजह से आने में लेट हो रहा है, जो ज्वाइन करने में लेट हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट या स्कूल्स इसको पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे? एग्जैक्टली।
क्या जो 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 जॉइनिंग डेट होना चाहिए वो ये टिकट फेयर्स के कारण वो लोग नहीं आ पाए, उसके लिए कोई कंसिडरेशन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तब क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को? तो ये सब चीज़ आइलैंडर्स को सोचना है। ये सिर्फ हम बोलेंगे और वो सुनेंगे, उसके बाद चार दीवारी में डिस्कशन करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हम लोग बात करते हैं ताकि आम जनता तक पहुंचे और आम जनता ही डिसीजन ले, क्योंकि एंड ऑफ द डे सफरर उन्हीं लोग रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग ऑर्गेनाइजेशन वे में जो है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है अपने बातों को रखे। हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान हैं। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने आवाज़ को उठाने के लिए। आप कोई ऐसे ऑफिशियल्स प्लेसेस में जाके या फिर लेटर दे के या फिर एक 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 मतलब क्राउड जो है जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे लोग जो है साथ मिलकर जो है आवाज़ उठा सकते हैं। और ये करना पड़ेगा, ये घर में बैठ के या मीडिया में बात करके सॉल्व नहीं होगा। ये मैं देखिए, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ। मैं एक बार बोल रहा हूँ, दो बार बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। हमारे कार्रवाई भी चल रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई जिम्मेदार लोग जो है कंप्लेंट्स कर रहे हैं, प्रॉपरली कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बाय लेटर कंप्लेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है सालों साल में, आप ये बताइए। जब नहीं आता है तब मजबूर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स कि इनोसेंट पब्लिक जो है वो आवाज़ उठाने में मतलब मजबूर हो और धरना प्रदर्शन करने में मजबूर हो। क्या अंत में यही एक विकल्प बचता है हमारी जनता के पास कि वे सड़क पर उतरें और नारेबाजी करें प्रशासन के खिलाफ, एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ? क्या हमारे सरकार, हमारी प्रशासन के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई बीच का ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये मामला सुलझ जाए? जैसे मैंने आपको कहा कि एक बच्चे की नौकरी की बात थी, अगर वो उस डेट पे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं पहुँचता तो उसे नौकरी भी नहीं मिलती। एंड यकीन मानिए कि वो इंटरव्यू पास भी कर गया क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लेकिन अगर हमने उसकी मदद नहीं की होती, 4-5 लोगों ने मिलकर, तो वो उसके लिए नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के फ़्लाइट के रेट्स जो है बहुत महंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसे नौकरी भी कितने की मिली है? सिर्फ 22,000 रुपये की शुरुआती दिनों में। उसने कहा है कि 6 महीने के बाद उसका तनख्वाह बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। सोचिए कि एक इंसान 22,000 रुपये की नौकरी करता है, वो 20-22-25,000 रुपये देके एक तरफा टिकट कहाँ से खरीद सकता है? और ये बहुत आम है हमारे द्वीपों में। आपको लाखों लोग मिल जाएंगे अंडमान निकोबार में जो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। तो क्या हमारी सरकार, प्रशासन इस बारे में नहीं सोचेगी? खाली नौकरी मुद्दा नहीं है, जैसे अंशुमन जी ने कहा, पर्यटकों का भी मुद्दा है। अगर फ्लाइट के रेट्स कम होंगे तो आज जितने पर्यटक यहाँ पे आते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग आने लगेंगे। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स बोलते हैं सिर्फ हवाई जहाज़ की जो बढ़ी हुई जो दाम है उस वजह से कई सारे पर्यटक मुख्य भूमि से अंडमान आना ही नहीं चाहते। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वे आना चाहते हैं, अपना समय बिताना चाहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हवाई जहाज़ के टिकट के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अंत में एक बार फिर मैं हमारे प्रशासन से गुजारिश करूंगा, बड़े ही विनम्रता के साथ गुजारिश करूंगा कि कृपया इस पर ज़रूर संज्ञान ले। हर एंगल को नज़र में रख कर कोई एक ऐसा हल निकाले जिससे सबको सुविधा हो जाए, पर्यटक भी आने लगे। जिससे पर्यटक आएंगे तो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू होगा, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा लोगों को। जो पेशेंट्स होते हैं उनको, उनके परिवार वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वे भी आराम से मुख्य भूमि जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका मिलेगा कि वे बाहर जाके अपनी पढ़ाई कर सकें। जो सरकारी नौकरियों में भी हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई वर्षों से, सिर्फ बढ़ी हुई दाम की वजह से फ़्लाइट्स के। तो अंत में मैं पूरे इस विश्वास के साथ आज की इस कड़ी को बंद करूंगा कि अंशुमन की बातों को भी हमारी सरकार जो है, प्रशासन जो है गंभीरता से लेगी, इस पर संज्ञान करेगी और कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालेगी। पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।